Hello, dears. Today's lecture is on the topic of history of psychology. तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक की स्टार्टिंग कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो जब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्कूल है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में वो कहलाता है स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद। संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म के जो पायनियर हैं वो माने जाते हैं विल्हेल्म वुंट नाम के साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 1832 में हुआ था एंड 1920 में उनकी डेथ हुई थी। तो विल्हेल्म वुंट पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में साइंटिफिक स्टडीज स्टार्ट की और साइकोलॉजी के फील्ड में पहली लैब जर्मनी में लिपजिंग में स्टार्ट की। His famous book entitled Principles of Physiology, Psychology was published in 1873. Wundt viewed psychology as a scientific study of conscious experience, and he believed that the goal of psychology was to identify components of consciousness and how those components combine to result in our conscious experience. विल्हेल्म वुंट ने प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी नाम से 1873 में एक बुक पब्लिश की और इस बुक में वुंट ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर साइंटिफिक स्टडीज को पब्लिश किया और उनका मानना था कि साइकोलॉजी का मेन जो गोल है या मनोविज्ञान का लक्ष्य जो है वो हमारे चेतना या कॉन्शियसनेस के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और कॉन्शियसनेस के इन कंपोनेंट का जो कंबाइंड रिजल्ट होता है वही हमारे चेतन मन का अनुभव कहलाता है। वुंट ने इंट्रोस्पेक्शन नाम की एक प्रोसेस या पद्धति का यूज किया और इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से वुंट ने अलग-अलग लोगों के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एग्जामिन करने की कोशिश की और उन्होंने ये माना कि ह्यूमन माइंड जो है उसको बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स की तरह से साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया जा सकता है। दूसरा जो स्कूल है जो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद साइकोलॉजी के फील्ड में आया उसको फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। विलियम जेम्स को फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद का पायनियर माना जाता है। विलियम जेम्स पहले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को डिफाइन किया। James was introduced to Darwin's theory of evolution by natural selection and accepted it as an explanation of an organismic characteristic. तो जो विलियम जेम्स थे उन्होंने डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है उसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया और डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी उसको विलियम जेम्स ने काफी अच्छे से समझा और डार्विन की इस थ्योरी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये माना कि डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो किसी भी जीव की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है या इस थ्योरी के माध्यम से अलग-अलग लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को या उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। Key to that theory is the idea that natural selection leads to organisms that are adapted to their environment, including their behavior. तो विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरीके से अपने पर्यावरण या वातावरण से अडेप्ट होता है या किस तरीके से समायोजन करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। As James cited, psychology's purpose was to study the function of behavior in the world, and as such, his perspective was known as functionalism.
Functionalism focused on how mental activities helped an organism fit into his environment. तो जिस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म में मेनली विल्हेम वुंट ने कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को समझने पर काम किया, या फिर हम कह सकते हैं कि चेतना की संरचना को समझने के ऊपर काम किया स्ट्रक्चरलिज्म में वुंट ने, उसी तरीके से विलियम जेम ने फंक्शनलिज्म में जो है वो मेंटल एक्टिविटीज के फंक्शन को या मेंटल एक्टिविटीज के प्रकारों को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट जो स्कूल है वो इसमें आता है साइको एनालिटिक थ्योरी। Perhaps one of the most influential and well-known figures in psychology's history was Sigmund Freud. Freud was an Austrian neurologist who was fascinated by patients suffering from hysteria and neurosis. तो जो psychoanalytic theory है वो सिगमंड फ्राइड नाम के ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो बेसिकली एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और इन्होंने हिस्टीरिया और न्यूरोसिस के पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो इन पेशेंट के ऊपर स्टडीज करते करते जो सिगमंड फ्रॉइड हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो साइकेट्री और साइकोलॉजी के फील्ड में धीरे धीरे डेवलप हो गया फ्राइड का इंटरेस्ट, और उन्होंने आगे चलकर जो है वो साइकोलॉजी और साइकेट्री के फील्ड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम किए हैं। तो फ्राइड का मानना था कि उनके पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम है वो बेसिकली जो है वो उन पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन की वजह से हो रही हैं। In Freud's view, the unconscious mind was a repository of feeling and urges of which we have no awareness. Gaining access to the unconsciousness then was crucial to the successful resolution of the patient's problem. जो सिगमंड फ्राइड थे उनका साइको एनालिटिक थ्योरी के माध्यम से ये मानना था कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारी सभी सफरिंग और हमारी प्रॉब्लम्स और मेंटल इलनेस का कारण है, और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उन्होंने हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारी दबी हुई फीलिंग्स को अनकॉन्शियस माइंड माना था। जो हमारी इच्छाएं या चीज कंप्लीट नहीं हो पाती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन में जाकर रिप्रेस हो जाती हैं या दब जाती हैं, जो आगे चलकर हमारी मेंटल इलनेस या दूसरी तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम का कारण बनती हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड का कहना था अपनी साइको एनालिटिक थ्योरी के माध्यम से। तो जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने अपनी जो मेथड उन्होंने यूज किए, उन मेथड्स के थ्रू उन्होंने अपने पेशेंट में अनकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश की, और उन्होंने अपनी स्टडीज में बताया कि अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करके उन्होंने पेशेंट की जितनी भी जो रिप्रेस्ड फीलिंग एंड अर्जीज थी उनको समझने की कोशिश करने के बाद वो अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को एक्चुअल में समझ पाए और उनका सॉल्यूशन करने में सफल रहे। According to Freud, the unconscious mind could be assessed through dream analysis by examination of the first word that came to people's mind and through seemingly innocent slip of tongue. तो सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड को कई तरीकों से असेस किया जा सकता है। इनमें से कुछ तरीके उन्होंने जो बताए थे वो हैं ड्रीम एनालिसिस, यानी किसी भी व्यक्ति के सपनों का एनालिसिस करके किसी भी व्यक्ति के मन में जो पहला वर्ड आ रहा है उसका एग्जामिनेशन करके, और स्लिप ऑफ टंग जिसको हम बोलते हैं कि अचानक से जो है बोलते बोलते हम सही चीज की बजाय कुछ ना कुछ गलत जो चीजें हमारे मुंह से निकल जाती हैं अचानक से, तो उसको स्लिप ऑफ टंग कहा जाता है। इन सब मेथड के थ्रू हम अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हैं। Psychoanalytic theory focuses on the role of a person's unconsciousness as well as early childhood experiences, and this particular perspective dominated clinical psychology for several decades. तो जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो मेनली किसी भी व्यक्ति के अचेतन मन या अनकॉन्शियसनेस के ऊपर मेन फोकस करती है। इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस और अचेतन मन के अलावा ये थ्योरी जो है किसी भी व्यक्ति के बचपन के अनुभवों के ऊपर भी फोकस करती है।
और साइको एनालिटिक थ्योरी ने क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और इसी के बेस पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में फर्दर आगे चलकर जो है वो बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है 3 साइकोलॉजिस्ट थे जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के पायनियर माने जाते हैं। एक तो थे मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कोफा एंड वोल्फगैंग कोहलर। ये तीनों जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन तीनों ने मिलकर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट स्कूल का निर्माण किया था। The word Gestalt, roughly translated to whole, a major emphasis of Gestalt psychology deals with the fact that although a sensory experience can be broken down into individual parts, how those parts relate to each other as a whole is often what the individual respond to in perception. तो जो Gestalt word है उसका मीनिंग होता है whole और complete, या हिंदी में हम कह सकते हैं पूरा। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मेन इम्फेसिस जो है वो इस बात पर था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को मानने वाले जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि हमारा जो सेंसरी एक्सपीरियंस है या जो हमारा संवेदना से रिलेटेड अनुभव है वो कई बार चीजों को ब्रोकन फॉर्म में रिसीव करता है, लेकिन जब हम परसेप्शन करते हैं उसका या जब हम एक मीनिंग निकालते हैं उस चीज का, तो हम उसको अलग-अलग पार्ट्स में ना देखकर एज ए होल या कंप्लीट फॉर्म में ही उसका मीनिंग हम निकालते हैं या उसको परसीव करते हैं। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के व्यूज थे। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म। Early work in the field of behavior was conducted by the Russian physiologist Ivan Pavlov. Pavlov studied a form of learning behavior called a conditioning reflex, in which an animal or human produced a reflex response to a stimulus and over time was conditioned to produce a response to a different stimulus that the experimenter associated with the original stimulus. तो बिहेवियरिज्म के स्कूल में सबसे अर्ली वर्क इवान पावलव नाम के रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उनका माना जाता है। पावलव बेसिकली फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो डॉग्स के ऊपर किए और पावलव ने अपनी स्टडीज में ये पाया कि जो डॉग्स थे वो एक पर्टिकुलर लर्निंग बिहेवियर जिसको उन्होंने कंडीशनिंग का नाम दिया। कंडीशनिंग एनिमल्स में होती है एक तरह की, जिसमें कि जो एनिमल या ह्यूमन है वो धीरे-धीरे किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस या उद्दीपक के प्रति पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं। जैसे-जैसे एक ही तरह का स्टिमुलस या उद्दीपक किसी भी व्यक्ति या पशु के सामने बार-बार लाया जाता है, तो वो व्यक्ति या पशु जो है उस स्टिमुलस को देखकर एक पर्टिकुलर बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। इस पर्टिकुलर लर्निंग को उन्होंने जो है वो कंडीशनिंग का नाम दिया था। तो इवान पावलोव के बाद जो नाम आता है बिहेवियरिज्म स्कूल में, वो नाम आता है जेबी वॉटसन का। जेबी वॉटसन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अर्ली 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा काम किया था साइकोलॉजी के फील्ड में। While Wundt and James were concerned with understanding conscious experience, Watson thought that the study of consciousness was flawed because he believed that objective analysis of the mind was impossible. Watson preferred to focus directly on observable behavior and try to bring that behavior under control. जबकि वुंट और जेम्स जो है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस या चेतन अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं वाटसन ने वुंट और जेम्स के विचारों को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और उन्होंने ये माना कि माइंड का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। तो वॉटसन का जो मेन वॉटसन की जो मेन स्टडीज थी या वॉटसन ने जिस मेन चीज पे फोकस किया वो था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या ऐसा व्यवहार जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या जिसको हम स्टडी कर सकते हैं या ऐसा व्यवहार जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इन सबको स्टडी किया बिहेवियरिज्म में जेबी वॉटसन ने। Behaviorism is largely responsible for establishing psychology as a scientific discipline through its objective method and especially experimentation. तो behaviorism जो है वो साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने में बिहेवियरिज्म का काफी ज्यादा बड़ा योगदान रहा, क्योंकि बिहेवियरिज्म में मेनली साइंटिफिक मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड का यूज किया गया बिहेवियर को समझने के लिए, और एक्सपेरिमेंट का यूज किया गया बिहेवियर को समझने के लिए। In addition, it is used in behavioral and cognitive behavioral therapy. Behavior modification is commonly used in classroom setting. Behaviorism has also led to research on environmental influences on human behavior. तो behaviorism स्कूल में जो है वो बिहेवियरल और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को समझने के लिए साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड्स का यूज किया गया। बिहेवियरिज्म की वजह से ही जो है वो बिहेवियरल थेरेपीज जो है वो उभर कर सामने आई साइकोलॉजी के फील्ड में। फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए जो टेक्निक यूज की जाती हैं वो भी बिहेवियरिज्म स्कूल की ही वजह से साइकोलॉजी के फील्ड में आई। और बिहेवियरिज्म स्कूल की वजह से ही अभी प्रेजेंटली हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है, इस तरह की चीजों को समझ पा रहे हैं। तो बीएफ स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका नाम भी बिहेवियरिज्म स्कूल में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो वाटसन और स्किनर जैसे जो बिहेवियरिस्ट थे उनका मेन कंसंट्रेशन जो है वो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर के ऊपर था, और इस बात पर था कि किस तरीके से या किन वजहों से ह्यूमन या एनिमल बिहेवियर चेंज होता है, किस तरीके से ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, कौन कौन से कंसिक्वेंसेस की वजह से किस तरह का इफेक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर पड़ता है। जो स्किनर थे उन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट इन दो फैक्टर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा काम किया, और इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नाम की एक लर्निंग थ्योरी भी दी बीएफ स्किनर ने। तो स्किनर ने जो है रेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, और रेट्स के ऊपर इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को रीइंफोर्समेंट के माध्यम से समझने की कोशिश की। बीएफ स्किनर ने जो है पर्टिकुलर रेट्स में रीइंफोर्समेंट कंडीशनिंग को रीइंफोर्समेंट लर्निंग को देखने के लिए स्पेसिफिक बॉक्स का इस्तेमाल किया, जिनको स्किनर बॉक्स के नाम से या ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो स्कूल आता है वो है ह्यूमनिज्म और ह्यूमनिस्टिक स्कूल, इसको मानवतावाद के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग द अर्ली 20th centuries, American psychology was dominated by behaviorism and psychoanalysis. तो अर्ली 20th century में अमेरिकन साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस के ऊपर मेन फोकस कर रही थी। However, some psychologists were uncomfortable with what they viewed as limited perspective being so influential to the field. जबकि कुछ एक साइकोलॉजिस्ट जो थे वो बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस से सहमत नहीं थे, और उनके व्यूज जो हैं वो इन दोनों स्कूल से एकदम अपोजिट थे। तो इन साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस के बिल्कुल अपोजिट जो है वो अपने व्यूज रखे, और इसी वजह से ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है वो उभर कर सामने आया। ह्यूमनिज्म को मानने वाले जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सिगमंड फ्रायड और बिहेवियरिस्ट को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने इनके जो भी रिसर्च थे या जो इनके व्यूज थे उनको मानने से इनकार कर दिया। तो जो ह्यूमनिज्म स्कूल को मानने वाले जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे
Some psychologists began to form their own ideas that emphasize personal control, intentionality, and a true predisposition of good as important for our self-concept and our behavior. ह्यूमनिज्म को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि सिर्फ कॉन्शियस माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। इनके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को ठीक प्रकार से समझने के लिए उस व्यक्ति के इंटेंशंस के ऊपर, उनकी पर्सनल कंट्रोल के ऊपर और उसके जो ट्रू प्रेडिस्पोजिशन है उसके ऊपर मेन फोकस करना चाहिए। व्यक्ति के सेल्फ कंसेप्ट को समझना चाहिए और इन सब चीजों को समझकर उसके बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। Thus, humanism emerged. Humanism is a perspective within psychology that emphasizes the potential for good that is innate to all human. इसके अलावा जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल था उसका मेन एम्फेसाइज इस बात पर था कि हर एक जो भी ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर एक इनेट गुडनेस होती है। Two of the most well-known proponent of humanistic psychology are Abraham Maslow and Carl Rogers. तो मेनली दो जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। अब्राहम मैस्लो ने बेसिकली नीड्स के ऊपर काम किया था। नेक्स्ट जो स्कूल है वो है द कोग्निटिव रिवोल्यूशन। बिहेवियरिज्म एम्फेसिस ऑन objectivity and focus on external behavior had pulled psychologists' attention away from the mind for a prolonged period of time. The early work of the humanistic psychologists redirected attention to the individual human as a whole and as a conscious and self-aware being. तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बिहेवियरिज्म का मेन फोकस जो है वो एक्सटर्नल बिहेवियर, बाहरी व्यवहार को समझने के ऊपर था। साइको एनालिसिस का मेन फोकस जो है वो अनकॉन्शियस या अचेतन मन को समझने पर था। वहीं ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मेन फोकस जो है वो किसी भी व्यक्ति को एज अ होल समझने पर था, किसी भी व्यक्ति के इंटेंशन या फिर उसका सेल्फ कंसेप्ट समझने के ऊपर था। By the 1950s, new disciplinary perspectives in linguistic neuroscience and computer science were emerging, and these areas revived interest in the mind as a focus of scientific inquiry. वहीं बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल के अलावा 1950 में एक नया डिसिप्लिन साइकोलॉजी के फील्ड में उभरकर सामने आया जो कि न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ था, जिसको कोग्निटिव साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव हैज कम टू बी नोन एज द कोग्निटिव रिवोल्यूशन। By 1967, Neisser published the first textbook entitled Cognitive Psychology, which served as a core text in cognitive psychology course around the country. तो इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को कोग्निटिव रिवोल्यूशन का नाम दिया गया और उल्रिक नीसर ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फील्ड में पहली बुक पब्लिश की जिसमें कि उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पहली बार लोगों के सामने रखा, इस कंसेप्ट को लोगों के सामने वो लेकर आए। Although no one person is entirely responsible for starting the cognitive revolution, Noam Chomsky was first influential in the early days of this movement. तो जो नोम चोम्स्काय हैं उनको इस मोमेंट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। जो चोम्स्काय थे वो एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे और जो बिहेवियरिज्म के जितने भी व्यूज थे उनसे डिससेटिस्फाइड थे। He believed that psychology's focus on behavior was short-sighted and that the field had to reincorporate mental functioning into its purview if it were to offer any meaningful contribution to understanding behavior. तो चोम्स्काय का मानना था कि बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी या बिहेवियरिस्टिक जो स्कूल है वो बिहेवियर को समझने का बहुत ही एक
शॉर्ट साइटेड फॉर्म है या बहुत ही एक छोटी दृष्टि है बिहेवियर को समझने की, बिहेवियरिस्टिक स्कूल। और बिहेवियर को समझने के लिए किसी भी व्यक्ति के मेंटल फंक्शनिंग को ठीक तरीके से समझना ज़रूरी है और उस फंक्शनिंग को ठीक तरीके से समझकर ही या उस फंक्शनिंग को ठीक तरीके से समझकर उसका क्या मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है हमारे बिहेवियर में, इस चीज़ को समझा जा सकता है। Furthermore, psychologists began to cooperate with scientists in other fields like anthropology, ling- uh, linguistic psychology, computer science, and neuroscience, among others. आगे चलकर साइकोलॉजिस्ट जो हैं और फर्दर बहुत सारे फील्ड में साइकोलॉजी के साथ दूसरे फील्ड को एसोसिएट करके काम किया गया, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, लिंग्विस्टिक है, कंप्यूटर साइंस है एंड न्यूरो साइंस है। इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड हैं। बाकी दूसरी सब्जेक्ट को साथ लेकर साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे रिसर्चेस धीरे-धीरे होना स्टार्ट हुए, तो ये फील्ड जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में उभर कर सामने आई। अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी को हम एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में देखते हैं जिसमें कि कॉग्निटिव साइंसेस का एक अहम रोल रहता है साइकोलॉजी के फील्ड में और कॉग्निटिव साइंसेस के माध्यम से या कॉग्निटिव साइकोलॉजी के माध्यम से हम हमारे ब्रेन या मेंटल प्रोसेसेस का क्या इफेक्ट रहता है हमारे बिहेवियर के ऊपर, इस चीज को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सभी स्कूल्स जो हैं वो साइकोलॉजी के हिस्ट्री में धीरे-धीरे डेवलप हुए। थैंक यू।